सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मूवमेंट क्लासेस में। तो हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा हो चुका था, जिसकी वन शॉट वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको पूरा देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है आज एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये वीडियो पूरा वन शॉट में आएगा। सारी जितनी वीडियो आएंगी हर चैप्टर का एक शॉर्ट वन शॉट वीडियो बनेगा, जो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस पूरा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है आज का। तो सबसे पहले हमको जो चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले तो पढ़ना है एसिड। फोर्थ क्लास से एसिड की डेफिनेशन आजकल से लिखा दी जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमने पढ़ी होती है एसिड की डेफिनेशन जो होती है, हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एसिड हैव अ सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटल फीवर टू रेड। ये तो हमने पढ़ा है ना। तो क्या होता है, दे हैव जो स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं। सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटल फीवर टू रेड। ब्लू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में। अब उसको याद कैसे करना है, बहुत से बच्चे होते हैं वो इस बात पर कंफ्यूज होता है कि ब्लू को रेड या रेड को ब्लू करना है। अगर किसी के हाथ में एसिड गिर तो ऑब्वियसली उसकी स्किन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। जब रेड हो रही है तो कन्वर्ट रेड हो रही है तो किससे हुई, ऑब्वियसली ब्लू। तो दो ही आपका ऑप्शन है, तो ब्लू से रेड या रेड से ब्लू। तो ऑब्वियसली किसके हाथ में अगर एसिड गिरेगा तो स्किन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, जल जाएगी। तो रेड समझ नहीं आया तो कैसे आता है। ठीक है, दे हैव अ सो टेस्ट एंड एंड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो होगी कोई डेफिनेशन नॉर्मल है। ठीक है, जो हमने 6 7 8 9 क्लास तक पढ़ी है, 9th में नहीं पढ़ी है, 6 7 8 तक जो हमने पढ़ते हैं। एसिड आर सब्सटेंस, एसिड क्या रहते हैं, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन यानी कि एच पॉजिटिव आयन अगर कोई भी सब्सटेंस दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एसिड है। एंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो कब होगा भाई, ऐसे नहीं दे देगा खुले हुए। जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो कौन सा आयन देगा, एच पॉजिटिव आयन देगा। तो हम उसे कहेंगे कि वो एसिडिक है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है जैसे HCl। ठीक है, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है, एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब कौन सा आयन देते हैं वाटर में घुलने में, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, आप कुछ टाइप्स ऑफ एसिड देख लेते हैं, किस किस टाइप के एसिड रहते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। तो देखिए भाई, मैं आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होंगे भाई, मेनली कॉमनली आयनाइजिंग वाटर, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व और आयनाइज, डिजॉल्व तो हो जाएंगे बट वाटर में कंप्लीटली आयनाइज, अभी पूरा अपना एक्टिविटी आयन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आयनाइज हो जाएंगे तो उनके कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए इनके, कौन कौन से हो गए, एक हो गया HCl, H2SO4, ये मैंने पहले भी लिखा दिए थे, HNO, ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगला आते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जो पार्सली आयनाइज होंगे एंड पूरी तरह से नहीं होंगे, 75%, 50% ऐसे होंगे। ठीक है, इन वाटर, पार्सली आयनाइज इन वाटर। और कौन से एसिडिक एसिड सुना है, तो एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, किसके हैं, वीक एसिड। तो अगर एक नंबर पे MCQ बनता है, ठीक है, उसमें दो अगर ये एक ऑप्शन ये दे दिया, ठीक है, और बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और बाकी सिट्रिक एसिड एसिडिक एसिड दे दिया। ठीक है, और ये भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को भी आ सकता है। ठीक है, एसिड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, वीक और स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आता है तीसरा एसिड होते हैं आप एकदम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़े, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ये क्या होता है, फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, ये किसमें पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल। अब अगर एक नंबर में क्वेश्चन बन गया MCQ में कि प्लांट और एनिमल में किस टाइप के एसिड पाए जाते हैं, तो आपको बोलना है ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए भाई, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, लेमन, नींबू में। ठीक है, लैक्टिक एसिड इन कर्ड, दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। अब आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मैन मेड एसिड जो होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड। ठीक है, देखो इसका कहता है मैन मेड एसिड, कौन से हो जाएंगे भाई,
तो या तो आपके एग्जांपल हो जाएगा HCl और H2SO4, ये हो जाएंगे आपके एग्जांपल। तो आई होप समझ में आ गया टाइप्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, और क्या कहते हैं मिनरल एसिड कौन से हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा अब कुछ अदर ऐसे कुछ कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स से रिलेटेड कुछ ऐसे फल होते हैं या नॉर्मली ऐसे ऐसे कंपोनेंट होते हैं कंपाउंड, जिसमें पूछा जाता है कि किस टाइप का एसिड है, कौन सा एसिड है, ठीक है। तो दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड देयर एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है। इनका सोर्स कौन सा है, इधर आ जाएगा एसिड एंड इधर आ जाएगा फाउंडिंग, ठीक है। तो देखो ये अब द सिट्रिक एसिड मैंने बता दिया था इसका कहाँ पाया जाता है, सिट्रिक एसिड ये पाएगा लेमन, ऑरेंज, खट्टे फल जो भी मेनली होंगे उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये पाया जाता है विनेगर में, मेनली किसमें पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। अगर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसमें कर्ड, तो दूध से दही बनाने में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, कि कभी चींटी ने काटा है ना, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, अंड बाइट में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। आया होगा, समझ में आएगा। ये थे अपने कुछ कॉमन एसिड और ये एसिड की डेफिनेशन की क्या होती है। एसिड क्या होता है, जो एस पॉजिटिव आयन देता है उसको एसिड कहा जाता है, ठीक है। जो एस पॉजिटिव आयन देगा उसको हम कहेंगे एसिड, ठीक है। ये होगी उसकी डेफिनेशन, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, ठीक है, जो पूरे वाटर में कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। वीक एसिड जो पार्शियली होंगे, ऑर्गेनिक एसिड जो फाउंड इन प्लांट एनिमल है, मिनरल एसिड क्या होता है जो मैन मेड होता है, ठीक है। और कुछ एसिड के एसिड से और कहाँ कहाँ पाए जाएंगे उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा बेस, ठीक है। अभी पहले हम एसिड बेस इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और फिजिकल ये सब चीज़ देखा रहेगा, ठीक है। तो पहले बार नॉर्मल बेस का हम निपटा लेते हैं। अब होता है बेस, बेसिस क्या होता है देखो, इसका उल्टा, एसिड का उल्टा, सिंपल सी बात है। ये करते हैं दे हैव, जब हमने पढ़ा है 6 7 8 तक, ठीक है। दे हैव अ बिटर टेस्ट, मतलब क्या होता है, कसैला सा, ठीक है, कड़वा सा टेस्ट, ठीक है। साबुन का भी, साबुन का पानी का भी मुंह में गया तो उस टाइप का मान लो, ठीक है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, लिटमस टू ब्लू। अब रेड को किसमें चेंज कर देंगे, ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। ये रेड है, इसको किसमें चेंज करेगा, ब्लू में। और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो होगी डेफिनेशन नॉर्मल, तो हमने पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है, जो एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर्टी होगी ऐसे ऐसे रहता है, तो नॉर्मल जो डेफिनेशन जिससे कहा जाता है कि क्या बेस है, बेस आर सब्सटेंस, बेस आर सब्सटेंस, बेस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, क्या होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन का मतलब OH निगेटिव आयन, वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव, ये क्या देते हैं, OH निगेटिव, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, कब देंगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब जब बेस को पानी, जब क्या करेंगे, पानी में उनको डालेंगे बेस को, तो कौन सा आयन देंगे भैया, जब पानी में डिसॉल्व जाएंगे तो OH निगेटिव आयन देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि बेस क्या होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेस के, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेस, जैसे हमने उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड, तो टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस देखो क्या क्या होता है। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, पहला स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, ये तो सेम है, कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। जो कंप्लीटली आयनाइज हुए वाटर में कौन कौन से होते हैं भैया, एग्जांपल जैसे NaOH, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है KOH, ठीक है। और जो वीक बेस कौन कौन से होते हैं, वीक बेस, ठीक है। वीक बेस कौन कौन से होते हैं, पार्शियली जो आयनाइज, पार्शियली आयनाइज इन वाटर, ठीक है। अब कौन कौन से होगा भैया, NH कोर OH, ठीक है। ये क्या सब क्या है, वीक बेस है। आई होप समझ आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, ठीक है। इसको असाइन या डिफरेंट उन्होंने पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं बेस की, और भी यूजेस क्या क्या होता है, ठीक है। मैं वो लिख लेता हूँ, नोट बना के लिख लीजिएगा, कॉमन एग्जांपल ऑफ बेसिस एंड देयर यूज, ठीक है, एंड यूजेस। तो देखो NaOH, इसका यूज कहाँ होता है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये मेनली इसका यूज होता है सोप मेकिंग, सोप मेकिंग,
अभी जब फोर्थ चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि सोप मेकिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर एनएच का कैसे यूज हुआ है। जब इसको फैटी एसिड के साथ फैट के साथ जब रिएक्शन की जाती है तो बताया जाएगा, ठीक? अब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होगा तुम्हारा व्हाइट वॉशिंग, ये बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, क्विक लाइम से कैसे बनाता है स्केल लाइम, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। NH4 OH इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4 क्या हो गया अमोनियम, OH क्या होगा हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाउस होल्ड क्लीनर, जो भी आपका साफ सफाई वाला आता है हाउस होल्ड क्लीनर, उसमें यूज किया जाता है हाउस होल्ड क्लीनर, ठीक है। हाउस होल्ड क्लीनर में किसका यूज होता है? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कई बार हम पूछ सकता है भैया एक नंबर के कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। NaOH का सोप मेकिंग में किसका यूज किया जाता है, ठीक है, और व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज होता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जो इंडिकेट करते हैं कोई चीज बेस होगी या एसिड होगी उनको इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। देखो भाई, अगला टॉपिक जो हमारा इंडिकेटर, कैसे हमें पता लगा कि ये बेस है या एसिड है, ठीक है, तो उनको इंडिकेटर कहा जाता है, जो इंडिकेट करेंगे ये बेस है एसिड है। इंडिकेटर्स क्या होता है इंडिकेटर, देख, इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट indicators are substance are substance that changes color changes color to show the presence of an acid और बेस। इंडिकेटर क्या होंगे, जो ये बताएंगे, ठीक है, जो कलर शो करेंगे, ठीक है, या प्रेजेंस बताएंगे किसका, एसिड और बेस का, कि ये जो भी हमें प्रोडक्ट है जो भी मिला है हमारे पास, ठीक है, जो भी मटेरियल हमारे पास पड़ा है वो एसिड है या बेस, ठीक है। तो उसको हम एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहले आ गया आपका टाइप्स ऑफ, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कैसे कैसे पता चलेगा, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सबसे आया इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड एंड लिख लेते हैं बेस, ठीक है। अब आता है पहले लिटमस पेपर। पहला इंडिकेटर क्या है, लिटमस, तो सबको पता होगा, ठीक है। एसिड में क्या हो जाता है, रेड, और बेस में क्या हो जाता है, ब्लू, ठीक है, ब्लू हो गया। अब आता है मिथाइल ऑरेंज, मैथिल या मैथाइल जो बोल रहा हूँ, मैथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड, अगर एसिड में डालेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, और बेस में डालेंगे तो येलो कलर आ जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्टार लगा देते हैं, ठीक है। फिर फेनॉल पेंसिलिन आता है, फिनॉल पेंसिलिन, ये क्या होता है, देखो, फेनॉल पेंथिलिन, ठीक है, ये कलर अगर एसिड में डालते हैं कोई कलर नहीं देता, कलरलेस है, ठीक है, अगर बेस में डालते हैं तो पिंक कलर दे देता है। तो अगर मैंने इसको हमने चेक करा कि ये जो मटेरियल हमारे पास क्या है, ये लिक्विड क्या है, ठीक है, वो एसिड है या सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो अगर हम उसमें डाल देते हैं सॉल्यूशन, अगर कलरलेस आ गया तो हम देंगे वो एसिड क्या है, अगर पिंक कलर आ गया तो हम देंगे बेस है, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो हमको एसिड का, एसिड और बेस हमने जो पढ़ लिया है, ठीक है, उसके इंडिकेटर हमने पढ़ लिया है। अब जो हमें एसिड बेस से रिलेटेड पढ़ने हैं कि उनकी जो केमिकल इक्वेशन होंगी, ठीक है, किसके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे आप पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, अब हो गया एसिड एंड बेस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस। और देखो अगर एसिड और बेस का हम रिएक्ट कराते हैं किसी अदर सब्सटेंस, तो कैसी कैसी इक्वेशन देगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, जो एसिड है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड की रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड, एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है एसिड, एसिड डालो, एसिड, हमारा टॉपिक होगा पहले एसिड, उसका बेस हो भी एसिड देंगे जैसे एसिड को देगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले, अगर ये तो हो गया, ठीक है, ये देखो, तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, सबसे पहले हम कराते थे रिएक्शन ऑफ एसिड विद किसके साथ, मेटल के साथ। अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल्स के साथ करा दे, कोई भी मेटल्स के साथ करा दे, तो क्या इफेक्ट देखो मिलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस पर, ठीक है। अब देखो, तो एसिड इसकी डेफिनेशन भी साथ में लिख सकते हैं, रिएक्ट विद मेटल, रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म क्या क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है भैया,
सॉल्ट एंड H2 गैस। तो अभी हम इसको रिएक्शन में देखेंगे कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाए कैसे बनेगा, एसिड प्लस मेटल, ठीक है। तो एसिड और मेटल की रिएक्शन का बनेगा हमारा सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बनेगी किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और हाइड्रोजन बनेगी, समझ में आएगा। तो आपको समझ में आ गया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला। अब इसको अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप इससे एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें एग्जांपल लेना है। अब मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या ले लिया भाई, HCl ले लेता हूँ मैं। फिर भाई HCl था, ठीक है। मैंने इसकी रिएक्शन जिंक से करा ली। जिंक क्या होता है, मेटल होता है। ये हो गया तुम्हारा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये हो गया तुम्हारा मेटल, जिंक मेटल हो गया, ठीक है। अब मैंने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा भैया, ZnCl2, ये क्या होगा भैया अपना सॉल्ट जो हमने ऊपर लिखा है, प्लस कौन सी गैस, H2 गैस निकल जाएगी। अब देखो भाई, अभी तो हमने निकाल दिया, ये तो बना दी मैंने, ठीक है। बट देखो अब बैलेंस भी तो लिखना है। यहाँ देखो कितने Cl बन रहे हैं, 2, और इधर कितने Cl है, 1। तो अगर मुझे यहाँ 2 बन गए तो इधर भी तो 2 होने चाहिए थे। अब मैंने 2 दे दिया कोएफिशिएंट आगे, तो H भी 2 और Cl भी 2, चलो ठीक है। अगर Cl के 2 होने से H भी कितने हो गए, 2 के, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 2 H है, चलो ठीक है। रिटर्न कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो देखो तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब अगर आप इक्वेशन लिखोगे एग्जाम में तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ लिख, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की Zn के साथ रिएक्शन करा दी, क्या होगा, ZnCl2 होगा, इसको अलग समझना है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे दिख रही है, एक ने दूसरे को क्या कर दिया, हटा के रख दिया, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे हमने ले लिया, आप दूसरा ले लेता हूँ मैं, H2SO4 की रिएक्शन करा देता हूँ मैं मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ। अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या हो जाएगा भाई, MgSO4, Mg के साथ से हो जाएगा, SO4 के साथ H2 गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल। अब देख लो भैया, यहाँ पर पहले बैलेंस भी देखो, कितने Mg है, एक Mg है, ठीक है। H2 कितना है, 2 है, इधर भी 2 बन रहे हैं। SO4 सिंगल है तो सिंगल में रहेगा, आगे नहीं आगे करना। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है रिएक्शन, जब भी किसी भी मेटल की रिएक्शन या एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा दे तो क्या बनता है, मतलब एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना पहला। अब देखो बी, बी क्या है, अगर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, अभी तो हमने मेटल के साथ लाए, अब मेटल ऑक्साइड के साथ लाएंगे। मेटल ऑक्साइड मतलब देखिए, पहले पहले लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। देखो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी एसिड की रिएक्शन की होती है मेटल ऑक्साइड की, सॉल्ट और वाटर सेम है। देखो एसिड एसिड रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाएगा भाई, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड, जब मेटल के साथ कर रहा था तो सॉल्ट के साथ क्या बना था, H2 बन रही थी। अब यहाँ क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो देखो ये मेनली क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का बेसिक इन नेचर, जो हमने मेटल ऑक्साइड बोले था, ये नेचर में कैसे, नॉर्मली क्या होता है, बेसिक होता है। नेचर में कैसे होता है, बेसिक होता है यार, समझना कि नहीं करो। तो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होता है, ठीक है। किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर होंगे। तो देखो भाई इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखने तो क्या होगा, अगर आपको जनरल फॉर्मूला भी आता है, आप डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, इस एरो का मतलब क्या है, आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड प्लस का मतलब एंड, और वाटर, फॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। उसके एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, मैंने ले लिया HCl, ठीक है, और मैंने इसकी तरह मेटल ऑक्साइड यानी कि अगर इसमें Cu क्या मेटल है, यहाँ O चिपका दे तो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, आप Cu किसके यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया CuCl, ठीक है, ये Cl2 प्लस, अब क्या बनेगा, और क्या बनता है, वाटर बनता है H2। तो अब देखो भाई, ये तो चलो हमारा बन गया, हमको पता है क्या बनना है, बट अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। इधर कितने H बन रहे हैं, 2, इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो मैंने 2 दे दिए, ठीक है। अब देखो ये 2 देने से Cl कितने हो गए, 2, इधर भी कितने Cl है, 2, ठीक हो गया, चलो। Cu कितना है, 1, इधर Cu कितना है, 1, ठीक है। O कितना है, 1, यहाँ O कितना है, 1। तो ये केमिकल इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस है, जिसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला नेक्स्ट है कि अब एसिड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हमारे जो अगला Cu है, ये हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब ये क्या है, ये देखते हैं, अगर रिएक्शन किससे करता है, कौन, एसिड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो तब क्या बनता है, ये देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एसिड लिखता हूँ प्लस कार्बोनेट से अगर मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट किसका, मेटल का, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो एंड या मेटल बाइकार्बोनेट लिख लेते हैं, आप बाइकार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट से अगर उसकी रिएक्शन बनाती है तो क्या बनता है भैया? सिंपल सा फॉर्म है, सॉल्ट प्लस वाटर एंड CO2 गैस, ये बनती है। याद रखना क्या क्या बनता है भाई? सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। ठीक है? अब पेपर में 1 नंबर में या नॉर्मली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम किसी एसिड की मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कौन सी गैस फॉर्म होती है? तो आपको याद होना चाहिए कौन सी? CO2 गैस। तो आपको 4 ऑप्शन हो सकते हैं, SO2 गैस, हाइड्रोजन गैस या अदर। तो आपको CO2 गैस में आपको टिक करना है, ठीक है? अच्छा, तो नॉर्मली CO2 गैस रिलीज़ हो जाती है, इसमें बता, ठीक है? अब देखो भाई, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, HCl प्लस Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, नहीं है? ठीक है? अब तो क्या बनेगा भाई? सॉल्ट बनेगा, NaCl के साथ चल जाएगा, ठीक है? तो क्या देखो भैया, NaCl सॉल्ट बन गया, ठीक है? प्लस दूसरा बोला था हमने वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? CO2 गैस उसमें रिलीज़ हो जाएगी। तो अब देखो भाई, तो हमें क्या करना है? पहले तो केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। अगर इधर कितने H हैं? याद रखिएगा 2 H, इधर कितना H अपन के पास 1 है, तो 1 इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है? अब अगर जब H2 हुए तो HCl भी कितने हो गए? 2 हो गए। इधर देखो भाई, यहाँ Cl2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो Na भी 2, इधर भी Na2 है, ठीक है? बराबर Cl भी इधर 2 हो गए तो 2 हो गए। अच्छा, अब देखो भैया, H2O, O कितने हैं? 1 O यहाँ पर लगा है और 1 O कितने हो गया? 3 O। तो अब देखो इसको हम नॉर्मली और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, CO3, ठीक है? ये होता है CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है? तो अब देखो 3 O, यहाँ भी 3 O। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करा देते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ H2SO4, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ सेम है, तो क्या बनेगा भैया? CaCO3, CaCO4, ठीक है? CaCO4, ये देखो C किसके साथ चिपक जाएगा? इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है? डिस्प्लेस कर दिया इसको, प्लस आपका H2O बनेगा, प्लस CO2 रिलीज़ हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से की जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसको कहेंगे कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा, ठीक है? और ये वाटर हो गया प्लस CO2 रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब है अगला अगला नेक्स्ट, हमने जो है एसिड के पूरे कर दिए हैं, ठीक है? इंडिकेटर हमारा पूरा हो गया था और एसिड की पहली रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है? पहली रिएक्शन हमने पूरी करी मेटल के साथ, दूसरी रिएक्शन अपन ने करी रिएक्शन विद एसिड विद मेटल ऑक्साइड, तीसरी रिएक्शन हमने एसिड की करी आपकी मेटल कार्बोनेट से, ठीक है? अब हमें पढ़ना है इसी से आगे थी बेस, और हमें जैसे हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन पूरी करी, अब वैसी पढ़नी है हमको नेक्स्ट से कि बेस है अपना, ठीक है? ठीक है? अब देखो भाई, बेस पढ़ना है। पहला, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। जब भी बेस की रिएक्शन किससे होगी? मेटल से होगी, तो हमें क्या मिलता है और कैसी रिएक्शन होगी, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? जनरल हम कैसे लेंगे? जब भी बेस रिएक्शन करेगा, बेस प्लस मेटल, सेम होगा, फॉर्मेशन होगा आपका सॉल्ट का, प्लस कौन सी गैस? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो जब भी बेस किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो अगर आपको एज अ डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? सम स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, जैसे कौन-कौन से मेटल हो गए भैया? लाइक जिंक, एल्यूमीनियम, ठीक है? ये रिएक्ट विथ मेटल, मेटल लिखना भूल गया हम, मेटल, ठीक है? टू फॉर्म, क्या बनता है भाई? टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2 गैस, क्या बनेगी भैया? मेटल से अगर कभी रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और H2 गैस रिलीज़ होती है, ठीक है? तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये होगी अपनी बेस, जब रिएक्शन विद बेस मेटल, जब बेस किसी मेटल से जब रिएक्शन करता है, तो ये बनेगी। तब हमने सोडियम हाइड्रॉक्साइड की रिएक्शन किससे करा दी? जिंक से करा दी, ये मेटल से करा दी, ठीक है? तो क्या बनता है? सोडियम, इसको हम लिखेंगे सोडियम जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारा, जब कोई भी बेस किससे रिएक्शन करता है? मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी रिएक्शन। तो अब जो हमारी नेक्स्ट है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल, दूसरा है अपना, मेटल है तो हमने देख लिया, अब बेस की अगर नॉन मेटल से हम रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब देखते हैं भाई, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, बेस की रिएक्शन कराते हैं या बेस रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो क्या बनता है, ठीक है? तो जब भी हम इसको एज अ फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड
नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनता है, सिंपल सी बात है, सॉल्ट प्लस वाटर। जब हमने मेटल से कराई थी तो H2 गैस बनी थी और यहाँ क्या बनता है, वाटर। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना जनरल फॉर्मूला। अब अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, पहले तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या रहेगा, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई नॉन बेस है, मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, स्केल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, CO उसको अगर मैंने ले लिया है कोई नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा हो गया, कार्बन का नॉन मेटल है और के साथ O2 है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैंने स्केल लाइन की, इसको स्केल लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना बेस। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है अपने पास, सबसे आपको ये तो पता है कि वाटर बनता है, बाकी जो बता है वो सॉल्ट में गिन लिया जाएगा। अगर आपको रिएक्शन लिखनी आती है, वाटर वाला कर दीजिए सिर्फ, बाकी जो बता सब सॉल्ट हो जाएगा। तो अपन के पास बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया अपना सॉल्ट प्लस H2O, इसमें क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जब भी स्केल लाइन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, CO2 के साथ कराई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O गैस, सॉरी H2O जो एक्वस फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर है ये मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस टाइप का हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा कलर दिखाएगा, मिल्की कलर क्या हो जाएगा, लाइम वाटर का हो जाएगा मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर। तो वेवर में आ सकता है कि जब भी COH वोल्ट वाइज की रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो कौन सा कलर देता है, तो आप बोलोगे मिल्की कलर देता है CaCO3 का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन जो लाइम वाटर होता है वो किस कलर का आ जाता है, मिल्की कलर का बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, जो हमने बेस की नॉन मेटल से रिएक्शन करा दी, बेस की मेटल से रिएक्शन करा दी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अब हमें पढ़ना है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखो भाई सॉल्ट कैसे करेंगे, जब हम एसिड की रिएक्शन किससे करा लेंगे, आप अगर हम बेस से कराते हैं, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन है, सॉल्ट का। किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का। ठीक है, इसमें कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, इसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि कोई से भी आयन नहीं रहे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि नो आयन, जीरो आयन। ठीक है, जीरो आयन का कहने का मतलब कि कोई आयन नहीं रहेंगे इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सॉल्ट और फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे समझते हैं, ये देख लेते हैं कि कैसे न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, या कोई एसिड एक एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो दे न्यूट्रलाइज, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि इसमें कोई आयन नहीं बचता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर देता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड, आई होप आपको समझ में आ गया कि, और इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सॉल्ट, अगर आपको या सॉल्ट की डेफिनेशन आता है या न्यूट्रलाइजेशन की, तो सेम है। ठीक है, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है उसे उससे ही कहा जाता है अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या बनता है, इसका मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लिख दिया, जो जनरल फॉर्मूला होता है, सॉल्ट प्लस यहाँ पर आप वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई कोई एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे सिंपल। हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया अपना एसिड, प्लस अब हम लेंगे एक बेस NaOH, ये हो गया अपना बेस। ठीक है, बेस लिया तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। Na किसी के साथ चल जाएगा Cl के साथ, Na Cl के साथ, और एक्विलिब्रियम किसके साथ, OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, H2O, क्या बन गया अपने पास, सॉल्ट बन गया, कॉल्ड सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एसिडिक क्योंकि है, क्योंकि इसमें एसिडिक आयन होता है, ये बेस क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, बट अब इसमें ना कोई एसिडिक ना कोई बेसिक रहेगा, तो एक सॉल्ट बन जाएगा जो न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो एसिडिक दिखाएगा ना वो बेसिक दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ अदर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं H2SO4, अगर मैंने आप दूसरा ले लिया अपना H2SO4, ठीक है, अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन किससे कराता हूँ, वही NaOH से,
तो क्या बनेगा भाई, Na2SO4 प्लस H2। सेम यहाँ पर सॉल्ट क्या बन गया, ये और सॉल्ट, ठीक है। और ये क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया अपने पास सॉल्ट, ये क्या हो गया H2 वाटर। इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, इसको कहा जाता है तुम्हारा सोडियम सल्फेट। तो फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम सल्फेट का। तो सॉल्ट अभी क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट, ये वाटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एसिटिक एसिड सुना होगा आपने नाम, CH3COOH, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4 अमोनियम होता है, OH क्या होगा, हाइड्रोक्साइड हो गया। जहाँ भी OH पता है मतलब क्या हो, आपका बेस है, ठीक है। ये अपना एसिड, ये दूसरा हो गया अपना बेस, ठीक है। इन दोनों की अगर रिएक्शन करा दूं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, फॉर्मेशन अमोनियम एसिटेट बन जाता है और अमोनियम एसिड है। तो अमोनियम एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COONH4, ये होता है आपका सॉल्ट, इसको कहते हैं अमोनियम एसिटेट। में लिख देता हूँ अमोनियम एसिटेट, ये बनता है अमोनियम एसिटेट, ठीक है, प्लस अपना वही वाटर। अगर आपको आपको ये पता है कि मेरे पास प्रोडक्ट ये है, अगर पेपर में स्टेप से आ गया, ठीक है, और सामने ये कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, एसिड है, बेस है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, H2 नहीं करता, आप H2 को अलग कर दिए, बाकी जो बता सीधे हम लिख देखो, हमने OH यहाँ पर था और इस H को ले लिया, तो H2O तो अलग हो गया, बचा क्या मेरे पास, जो लगा NH4 खा जाओ भाई। तो मैं कहने का तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि सामने क्या बनता है, सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम अमोनियम एसिटेट, ये पूरा एसिटेट है और आगे से अमोनियम लगा, तो अमोनियम एसिटेट, ठीक है। डेली लाइफ एप्लीकेशन, ये एक नंबर में पूछ सकता है, या न्यूट्रलाइजेशन अगर उसने रिएक्शन बोल दी, ठीक है, न्यूट्राइल व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और ये बोल दिया कि 3 एप्लीकेशन लिखो, तो आप 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लिया तो आप ये लिख सकते हैं, या एक नंबर में क्वेश्चन बना के दे सकता है MCQ में, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए भाई, तो डेली लाइफ में क्या क्या होता है भाई, देखो, अगर हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना है, सॉइल का ट्रीटमेंट यानी कि अगर माना हमारी सॉइल ज्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी, ठीक है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहला होता है सॉइल ट्रीटमेंट, हम इसका यूज करता है सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए कैसे, एग्रीकल्चर मेनली, किसमें, एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या होगा भैया, अब जब माना आपकी जो सॉइल है बिकम टू एसिडिक, आपकी सॉइल क्या होगी, टू एसिडिक होगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सम सॉइल्स क्या है, बिकम टू एसिडिक, टू एसिडिक ड्यू टू एक्सपेंसिव ऑफ, ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज टू फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर अपनी सॉइल में डालते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल क्या होता है, एसिडिक नेचर की हो जाती है, ठीक है। तो तब हम इसका यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, हम बेसिक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और तो फार्मर क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन अगर ज़्यादा ये हो जाता है तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, पहला अपना सॉइल ट्रीटमेंट में, ये तो हमारा हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपना सॉल्यूशन क्या रहेगा, फार्मर क्या करते हैं, फार्मर्स एड स्लैग लाइम, स्लैग लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इससे और क्यूक लाइम, इन दोनों में से आप कुछ भी मिला सकते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। क्विकलाइन, ये क्या होता है, CaO, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, क्विकलाइन क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज एसिडिटी, तो क्या करता है, अगर आप बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी को जो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और सॉइल क्या हो जाएगी, दोबारा अपने पुराने स्ट्रक्चर में आ जाएगी, न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिडिटी। आपको पहले समझ में आ गया सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। दूसरा होता है टूथपेस्ट, आपने देखा होगा, हम ये हिमालय है, टूथपेस्ट देखा होगा आपने, टूथपेस्ट क्यों होता है, टूथपेस्ट एंड टूथ डिके, इसका मतलब क्या है, टूथ डिके, दांतों का खराब होना, ठीक है, इसे समझते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले हम यहाँ पर प्रॉब्लम लिखते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं इन द माउथ प्रोड्यूस, अब आपने खाना खाया, आपके दांत में कुछ अटक गया, ठीक है, तो क्या होंगे, अब रात भर बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया उसमें तो आप क्या करेंगे, एसिडिटी दांतों के लिए डैमेज होगा, एसिडिक नेचर का बना देंगे, ठीक है। और दांतों में अगर एसिडिटी यानी कि एसिड अगर दांतों में ज्यादा हो गया तो दांत खराब होने लग जाते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा इनेमल होता है वो डैमेज होने लग जाता है, ठीक है। एसिडिटी एसिड दैट एसिड दैट डैमेज इनेमल, डैमेज इनेमल बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन माउथ प्रोड्यूस एसिड, तो एसिड से क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे एनिमल का करते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है भैया, हम डेली आप ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश में क्या होगा, डेली आप ब्रश करते हैं और टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उस टूथपेस्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली बेस होगा, ठीक है। टूथपेस्ट इसका क्या है, सॉल्यूशन है, टूथपेस्ट आता है ना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है,
टूथपेस्ट कंटेन माइल्ड हल्का सा बेस होता है, ज़्यादा नहीं होता, माइल्ड बेसिस, ठीक है? टू न्यूट्रलाइज़ द एसिड, तो न्यूट्रलाइज़ द एसिड। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए माइल्ड सा टूथपेस्ट में क्या डालते हैं? बेसिक बनाया जाता है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपने रात भर का जितना भी खाना-वाना खाया, अगर दाँतों में एसिडिक हो गया है, दाँतों में अगर एसिड का प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे आपका एनामल डैमेज होता है, तो आप सुबह ब्रश कर देते हैं, ठीक है? तो बेस क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तीसरा जो हमारा एग्ज़ाम्पल रहेगा वो इम्पोर्टेंट है, बी स्टिंग। मधुमक्खी ने कभी डंक मारा है? ठीक है? अब जब मधुमक्खी डंक मारती है, तो अब उसके जो डंक में रहता है, क्या होता है, उसमें कंटेन क्या रहता है, कंटेन क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड। वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, ये जो मधुमक्खी का जो डंक रहता है, ठीक है? जो आप मधुमक्खी जब बाइट देते काटती है, तो उसमें कौन-सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड उसमें कंटेन रहता है, ठीक है? तो उसके होने से अब आपका एसिड आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, जलन महसूस कराएगा, यानी जलेगा आपकी बॉडी, ठीक है? तो जब उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, तो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, तो क्या होता है, वैसे जलन होती है, ठीक है? तो अब इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कि हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है, वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला होता है, अभी पढ़ना है आपको इस वाले चैप्टर में। NaCO3, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का आपको इसको यूज़ कर देना। अगर बेकिंग सोडा आप उस घाव पे लगा लेते हैं जहाँ पे बाइट किया है, तो आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे जो बी जो स्टिंग होता है, उसमें कौन-सा एसिड होता है, कंटेन फॉर्मिक एसिड। उससे अगर आपको बी काटती है, ठीक है? या आपने उसे डंक मार दिया, तो आपको थोड़ी देर जलन होगी, सूजन हो सकती है, तो उसको रिलीफ़ के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो लगभग हर घर की कहानी है, ये होना एसिडिटी होती नहीं होती है? ये कहते नहीं कहते बड़े-बुजुर्ग, या कभी-कभी आजकल तो बच्चों में भी होने लग गया है। एसिडिटी होगी, एसिडिटी रिलीफ़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। माना कुछ ऐसा ऑयली खा लिया, ठीक कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है? उसका ऐड भी आता है, ठीक है? कुछ ऑयली खा लिया तो उसको एसिडिटी होने लग गई, कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, ठीक है? तो इसको रिलीव करने से ये कैसे बनता है और कैसे रिलीफ़ होता है, ठीक है? एसिडिटी ज़्यादा कैसे हो जाती है पेट में, ठीक है? तो जो स्टमक होता है हमारा, द स्टमक, ये पहले वो लिख लेते हैं प्रॉब्लम होती क्या है? द स्टमक कंटेन, हमारे स्टमक में क्या होता है? स्टमक में हमारे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने का मतलब कि हमारे जो स्टमक है उसमें एक पोषक में HCl होता है, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है, और ये रहता है जो हमारे खाने में जो जर्म्स हैं, उनको मारने का काम करता है, ठीक है? जो कीटाणु है, जो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हैं, ठीक है? और उसको अच्छे से डाइजेशन करने का काम करता है किसका? HCl का काम है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है? फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, ठीक है? बट कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, तो ऊपर को आने लग जाता है, यानी कि आपको डकार के साथ ऊपर को, यानी कि आपकी जो खाने की नली है, तो उसमें ऊपर को आने लग जाता है, तो आप कहते हैं कुछ खट्टी-सी डकारें आ रही हैं, या यही क्या होता है, रीज़न होता है एसिडिटी का, ठीक है? तो जलन महसूस होती है आपको, ठीक है? तो एक्सेसिव बन जाता है, क्या हो जाता है कभी? एक्सेस एसिड कॉजेज़ एसिडिटी। अभी एसिड कभी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है? तो एसिडिटी इसका कारण हो जाता है। अब बॉडी में HCl ज़्यादा बन गया, यानी कि आपके स्टमक में HCl ज़्यादा बन गया, तो इसी HCl को कम करने के लिए आपने वो घरवाले कहते हैं ना, जा बेटा इनो ले आ, एसिड में आराम, ठीक है? तो वो उसको एंटासिड कहा जाता है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। उनको एंटासिड कहा जाता है, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है आंसर। तो वो सॉल्यूशन होता कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है उसको, क्या कहता था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है फॉर्मूला, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रहता है न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जैसे हमें ये है आपका बेस, तो जैसे ही बेस आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो फटाफट करके न्यूट्रलाइज़, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, वो मैं रिएक्शन बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है? और आपकी बॉडी में बना है HCl, HCl आपकी बॉडी में ज़्यादा बन गया, ठीक है? सेकंड में इसको काट देते हैं। HCl, ठीक है? आपकी बॉडी में बन गया HCl, ठीक है? अब न्यूट्रलाइज़ कैसे होगा, ये क्या करेगा, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, और H2O ये हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, ये सॉल्ट बना दिया उसने, ये सॉल्ट बनाया तो आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है, यानी कि आप ये न्यूट्रलाइज़ हो गया, ना एसिडिक है, ना बेसिक है, ठीक है? और ये वाटर उसमें बन, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ-कहाँ पे न्यूट्रलाइज़ेशन जो रिएक्शन है, उसका एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है? अब जो हमारा नया टॉपिक है, वो रहेगा अपना पीएच। व्हाट इज़ पीएच? पीएच स्केल सुना है ना नाम? ठीक है? तो अब पीएच क्या होता है? पहले हम डालते हैं हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम डाल लेना है पीएच स्केल। इसको ऐसे लिखा जाता है पी अब एच, ठीक है? पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है? अब पीएच स्केल क्या होता है? व्हाट इज़ पीएच एंड पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है? तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ पीएच, पहले हम डाल लेते हैं व्हाट इज़ पीएच, पीएच स्केल फिर देखेंगे व्हाट इज़ पीएच, ठीक है? तो पीएच क्या होता है? ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म लिखेंगे हम, पीएच का फुल फॉर्म अगर लिखे तो क्या ऑब्वियसली क्या बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी भी अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, वो ये सॉल्यूशन दिखाएगा कि उसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, यानी कि हाइड्रोजन कितने क्वांटिटी में और कितनी पावर के साथ, अगर जितनी ज़्यादा पावर के साथ होगा हाइड्रोजन, तो वो उसे कहा जाता है उतना एसिडिक होगा, जितनी पावर कम होगी हाइड्रोजन की, वो उतना
उतना कम एसिडिक होगा, ठीक है? तो यही होता है। अब इसे हम नापने के लिए कि कोई कितनी एसिडिक है, कोई कितना बेस है या न्यूट्रल है, तो नापने के लिए स्केल बनाया गया, उसे कहा जाता है पीएच स्केल। तो उसका नाम इससे रखा गया पीएच, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जब H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे उसमें एसिडिक कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, ठीक है? इसी H+ के अकॉर्डिंग पीएच स्केल बनाया गया है। तो देखो भाई, तो हम हाइड्रोजन की पावर को हम नाप लेंगे, अगर कम है तो हम कह देंगे, एक सिंबल होते हैं, उसमें बहुत सारे सिंबल रहते हैं कि इतने से अगर नीचे कम होगा तो ये एसिडिक होगा, इससे ऊपर होगा तो बेसिक होगा, या इतने में ठीक बीच पर है या मिडिल पर है तो हम कह सकते हैं वो क्या है अपना न्यूट्रल है, ठीक है? तो देखो भाई, व्हाट इज पीएच? द पीएच स्केल, पीएच तो समझ आ गया ना? अब देखो, द पीएच स्केल इज अ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल स्केल होता है, ठीक है? यूज्ड टू मेजर, द एसिडिटी, द एसिडिटी, ठीक है? और जो एसिडिटी एंड बेसिक, ठीक है? यानी कि जो एल्कलाइनिटी है, ठीक है? एल्कलाइन कितना, एल्कलाइन का मतलब भी क्या होता है? बेसिक नेचर वाला, ठीक है? और एसिडिटी और बेस, अब बेस का लिख सकते हैं हम एल्कलाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है? एल्कलाइन नेचर होता है ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है? इट रेंज, इट रेंजेस फ्रॉम, कितने कितनी होती है रेंज भाई इसकी? 0 से 40, 0 टू 40, ठीक है? 0 टू 40, वेयर, अब यहाँ 0 से 40 में यानी कि पीएच अगर आपका 7 से छोटा है, यानी कि 7 से कम है, अगर आपका वो स्केल में अगर 7 से नीचे पीएच आ रहा है, तो मैं उसे कहूँगा एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन, उसे कहूँगा मैं एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपका पीएच 7 के बराबर आ रहा है, ठीक है? तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? प्योर वाटर, प्योर वाटर। अगर पीएच आपका इससे बड़ा आ रहा है, 7 से ऊपर आ रहा है, तो मैं कहूँगा बेसिक है, यानी कि अल्कलाइन है, ठीक है? बेसिक है यानी कि अल्कलाइन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या होता है पीएच और पीएच स्केल, ठीक है? आप यहाँ पर एक नोट बना के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, वैसे मैं बता तो चुका हूँ, पर नोट बना के इसको लिख लीजिएगा। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल और पावर, जो भी बोलना है आपको, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको बोलना है, और पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप इन दोनों से कुछ भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ, आगे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन क्या होता है? H+ आयन, ठीक है? इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन। अब किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है, H+ आयन कितना है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं कहूँगा एसिडिक होगा, अगर हाइड्रोजन कम है तो वो किसी तरफ को जाएगा, बेसिक की तरफ को जाएगा, ठीक है? तो आपको ये पीएच, हम नॉर्मली अगर मैं एक पीएच स्केल बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? कैसा लिखेगा? पीएच स्केल बनाने का ट्राई करते हैं। ये होगा अपना 7, 7 से नीचे, ठीक है? 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? 7, अब देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है? ये माना कोई पीएच स्केल है अपना, इसको तो ज़्यादा रब कर देते हैं। ओके, इसको बता दिए, ठीक है? ये अपना है पीएच स्केल। तो अब देखो भाई, 7 पे क्या दिखाएगा कि कोई चीज़ न्यूट्रल है, यानी कि प्योर वाटर, यहाँ पे अपना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है? और 7 और 8 के बीच में यहाँ पर होता है अपना 7.4 या 7.5 के समथिंग, क्या होता है अपना ब्लड, जो हमारा ब्लड का पीएच होता है, ठीक है? हमारा ब्लड क्या है? बेसिक नेचर का है, यहाँ पर आ जाता है ब्लड, ठीक है? ये एरिया दिखाएगा ब्लड को, ठीक है? और ये 9th और 8 और 9 के लगभग बीच में ये होता है अपना, ये पीएच बताता है अपना, ये होता है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है? जैसे हमारा उसका पीएच, स्टमक एसिड का पीएच यहाँ पर दिखाएगा 2 के करीब, तो होता है HCl, जो स्टमक का होता है, ठीक है? हमारा स्टमक एसिड, तभी तो उतना खाने को उसने पचाना है, डाइजेशन करना है, उतने बैक्टीरिया मारने हैं, तो स्टमक एसिड, ये होता है हमारा स्टमक का एसिड होता है, ठीक है? और अगर 3 के अकॉर्डिंग, अगर 3 के आस-पास देखेंगे हम, ये होता है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर 0 भी मैंने बनाना भूल गया, 0 भी, ठीक है? यहाँ पर 3 के आस-पास रहता है अपना विनेगर, 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 ठीक है? और दूध,
आपका 6 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है, 6.5 6.4 यहाँ पर रहेगा, ठीक है? ये बोला मिल्क, ये आपको दिखेगा मिल्क का, ठीक है? गूगल में आप देख लीजिएगा बहुत सारे ऐसे आप पीएच मारेंगे तो बहुत सारे स्केल बन के आ जाएँगे, ठीक है? और सब चीज़ बना भी आ जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं इसको हल्का-सा और यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट में बना के लिख लेता हूँ कि देखो ये, अगर पीएच 0 से 3 है, ठीक है? तो हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 4 से 6 है, तो कहेंगे वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है? अगर 7 है, तो ये तो हो गया अपना न्यूट्रल। अगर 8 से 10 है, ये होता है अपना वीक बेस, ठीक है? अगर 11 से 14 के बीच में है, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारा एग्ज़ाम्पल क्या होगा एचसीएल, ठीक है? अच्छा और इसका क्या होगा विनेगर हमने बता दिया था या लेमन जूस, ठीक है? विनेगर या लेमन जूस, न्यूट्रल का तो हमारा प्योर वाटर है। इसका वीक बेस का क्या होगा? आपका टूथपेस्ट में जो यूज़ होता है, ठीक है? और दूसरा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है हमारा जैसे हमने बोला सोप, तो सोप में यूज़ होता है एनएओएच, एनएओएच सॉल्यूशन ये क्या होता है सब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या-क्या बताया, ठीक है? और एक हल्का-सा नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पर, नोट, नोट में क्या लिखना है? जो पीएच इन ह्यूमन बॉडी में कौन-कौन सी किस-किस जो हमारे एंजाइम है या मुँह पर जैसे मुँह पर हमारा अगर एसिड हो जाएगा, ठीक हो गया। सलाइवा हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? जो सेक्रेट होते हैं अलग-अलग बॉडी पार्ट से, ठीक है? तो उन पे हमारा एंजाइम और ऐसे हार्मोन होते हैं जो सेक्रेट होते हैं, तो उसका पीएच क्या-क्या हो सकता है? हमारे तो ब्लड है सबसे पहले, ब्लड का पीएच होता है वो रहता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है? यानी कि बेसिक नेचर का है, ठीक है? दूसरा है स्टोमक एसिड, स्टोमक एसिड क्या होता है एचसीएल होता है नहीं होता है? तो जो एचसीएल है 1.5 से 3.5 तक अगर इस ठीक है? अगर इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो क्या बोलते हैं एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है? अगला होता है सलाइवा, लार निकलती है सलाइवा, ये होता है इसका पीएच, इसका जो पीएच होता है सलाइवा पीएच होता है ये क्या होता है अपना 6.5 से 7.5 तक, ये आपका सलाइवा का पीएच, ठीक है? तो नियर न्यूट्रल होता है यानी कि न्यूट्रल के बहुत नज़दीक है, ठीक है? जो हमारे प्लांट ग्रोथ बेस्ट है सॉइल जो अगर जो अच्छे से आपको प्लांट ग्रोथ करवाने हैं, ठीक है? जो सॉइल के लिए जो एग्जैक्ट और अच्छा पीएच रहता है, प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन सॉइल विथ उसका पीएच होना चाहिए आपका लगभग 6 से 7.5 तक। अगर ये पीएच का आपके पास सॉइल है, तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ठीक है? अगर पीएच बढ़ जाता है, तो हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं? सीओ में लाते हैं, ठीक है? क्विक्लाइमोस टेलन, ठीक है? अच्छा, अब एवरीडे लाइफ में पीएच का यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है? पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब वो यूज़ होता है, अभी देखो शैम्पू एंड सोप, आप शैम्पू एंड सोप में यूज़ होता है नहीं होता है? देखो शैम्पू क्या होता है? शैम्पू एंड सोप, मेंटेन स्किन, ये क्या करते हैं हमारे? मेंटेन स्किन, हम अपना पीएच इसके अकॉर्डिंग स्किन के अकॉर्डिंग आपका कितना आपको एसिडिक लेना है या हेयर के अकॉर्डिंग ठीक है, आपके हेयर किस टाइप के हैं, आप बाल झड़ने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हैं, ठीक है? अपना अगला होगा टूथपेस्ट, अगर आपका दाँतों में एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिक हो गया तो टूथपेस्ट आपका बेसिक हो जाता है, ठीक है? इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, ठीक है? वन ट्रीटिंग वाटर ट्रीटमेंट में इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं भैया। इंडस्ट्रियल यूज़, क्रियाचिन इंडस्ट्रीज़, क्रियाचिन इंडस्ट्रीज़ कैसे-कैसे यूज़ होता है? मेडिसिन प्रोडक्शन में होता है, ठीक है? और फूड प्रोसेसिंग में होता है, वाटर ट्रीटमेंट में होता है, वाटर ट्रीटमेंट यानी कि अगर आपको नदियों में अगर माना कि इंडस्ट्री से गंदा पानी निकला तो ये पता होना चाहिए ना कितने पीएच का पानी आपका आपको जो वेस्टेज है वो डालना है, ठीक है? तो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे तो उसमें पीएच का पानी होना चाहिए वही डाल सकते हो, ठीक है? जैसे फूड आपका प्रोसेसिंग में होता है, ठीक है? फूड प्रोसेसिंग और मेडिसिन प्रोडक्शन, ठीक है? और बाकी हमने ये तो पढ़ ही लिया कि कौन एसिडिक कैसे पता चलता है इंडिकेटर हमने पढ़ लिया, ठीक है? और जो पीएच मीटर आप देखो पीएच स्केल होता है, आजकल पीएच मीटर आता है, जो क्या करता है डिजिटल डिवाइस होती है। पीएच मीटर क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है, आप लिख देते हैं। पीएच मीटर क्या हो गया? अब धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो आपको आता है पीएच मीटर। ये अब डिजिटल डिवाइस है, ठीक है? एक्यूरेट पीएच मेजरमेंट कर सकती है। क्या करती है? एक्यूरेट पीएच मेजरमेंट करती है, ठीक है? अब जो हमारा अगला नेक्स्ट आएगा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर के आप पेपर देख सकते हैं उसमें इसमें बहुत बारी टॉपिक दिया जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन हमें पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपको जो कहना है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ढंग से देखिए। फिर एक बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और नॉर्मली एग्जाम में लिखा आता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन बताओ या इसके कुछ एग्जांपल पूछ लेगा या एमसीक्यू में पूछ लेता है, कुछ 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन किसमें होगा ये पूछ सकता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा वाटर क्रिस्टल किसमें होंगे, वाटर मॉलिक्यूल किसमें होगा, ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो भाई, तो नॉर्मली हम समझते हैं जब वाटर क्या करता है
जब किसी वाटर कोई मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, माना कोई कंपाउंड है, अगर इसमें वाटर होगा तो क्या देगा, वो क्रिस्टल का शेप दे देता है उस कंपाउंड को, तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेफर टू फिक्स नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ वाटर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल केमिकली केमिकली bonded within a crystal within a crystalline compound within a crystalline compound। यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है इसके वाटर मॉलिक्यूल के जो केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, किसमें, विद इन अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड है उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इसको एक हल्का सा नोट बना के लिख लेना कि दीज वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल गिव, यानी अगर वाटर है किसी भी किसमें, कंपाउंड में, तो होगा क्या उसे, गिव द क्रिस्टल, क्रिस्टल को क्या शेप दे दे, कोई गिव द क्रिस्टल इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। क्रिस्टल का शेप होता है और क्या होता है, स्ट्रक्चर। समझ में आएगा, आई होप समझ में आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या वर्क है। ठीक है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, क्रिस्टल को इसका शेप एंड स्ट्रक्चर देंगे, प्लस और वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्डेड होना है किसमें, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड में, तो उसको कहा जाता है वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट क्या होता है, Cu, हमने बहुत बार देखा है, CuSO, वही तो कॉपर सल्फेट होगा, बट इसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं 5H2O, यानी 5 मॉलिक्यूल किस होते हैं, वाटर के होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम और अच्छे से डिफाइन करते हैं। इसमें जो इसके क्रिस्टल होते हैं किस कलर के होते हैं, ब्लू, तो बता देता हूं यहाँ पर, ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कितना, 5 वाटर और मॉलिक्यूल्स पर फॉर्मुला यूनिट। एक फॉर्मुला यूनिट में कितने होते हैं भैया, 5 मॉलिक्यूल, 5H2 हमने लिखा है ऊपर फॉर्मुला में, देखिए ये, तो कितना वाटर कंटेन करता है, ठीक है, ये करता है आपका 5H2। ठीक है, अब देखो भैया, अगर मैं ऐसा कर लूँ, इसको देखिए, जैसे पता चलेगा कि इसमें वाटर था, तो CuSO, वाटर को अगर हम हीट कर देते तो क्या हो जाएगा, उड़ जाता है, तो 5H2O। अगर मैं क्या कर दूँ, उसको हीट कर दूँ, ठीक है, तो क्या बनता है भैया, CuSO4 प्लस 5H2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, 5H2 अलग हो जाएगा, यानी पानी के मॉलिक्यूल उससे अलग हो जाएंगे। तो आपको समझ आएगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि कोई भी कंपाउंड उसमें वाटर का प्रेजेंट होना, वाटर मॉलिक्यूल का, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना, ही क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो और ये वाटर क्या करता है, क्रिस्टल को शेप और उसका स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, और इसको अगर पूरा नाम अगर एक बार बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, कॉपर सल्फेट पेंटा, मतलब 5 मतलब क्या होता है, पेंटा। और पानी में कहते हैं हाइड्रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रेट। तो पेंटा हाइड्रेट, एक बार पूरा अगर फॉर्मूला बोला जाए तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा फॉर्मूला है भैया, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप इसको अगर लिख के आ रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को ज्यादा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कौन से कंपाउंड में रहेंगे, ये बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे लिख सकते हैं इसमें, अदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अभी देखो यहाँ पर लिख देता कंपाउंड, ये हो गया अपना कंपाउंड। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम फॉर्मूले, और यहाँ पर लिख दें नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो सबसे आता है, तुम आपका होता है कॉपर सल्फेट, तो हमने देख लिया कॉपर सल्फेट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अगला आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू कितने, 10 इंटू 10H2, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 10H2, तो इस इंटू 10H2, इसमें होता है आपके 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ठीक है, अगला होता है जिप्सम, अभी आएगा जिप्सम क्या होता है। ठीक है, जिप्सम, इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको अदर नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका अदर नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल है इसमें, 2 है। ठीक है, अगला है अपना ग्रीन विट्रियोल,
ग्रीन विट्रियोल। देखो ये क्या होता है, इसे कहता है आयरन सल्फेट। क्या कहता है? आयरन सल्फेट, यानी कि FeSO4 इंटू 7H2O। ये क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2O। इसमें कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? 7। ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको वो लिखाया था अपना CuSO4, ठीक है, उसको कहते हैं अपना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था, उसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। विट्रियोल, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, ये हो गया अपना। अब देखो ऑप्शन आएगा कि आपको ये नहीं देगा, आपको वैसे नाम देगा जैसे ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगर ये बोलेगा और आपको अब बताना है कि मेंशन में आ जाएगा सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसमें है, ठीक है, वो तो ये तो देगा नहीं फॉर्मूले लिखे हुए, वो सिर्फ ये देगा। ठीक है, तो फिर आपको पता होनी चाहिए भैया कि इसमें सबसे ज्यादा किसमें है, वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, वाटर क्रिस्टलाइजेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है इनकी, सबसे पहला ये क्या करता है, वाटर क्रिस्टल क्रिस्टल को क्या देता है, मतलब शेप एंड कलर देता है। क्या देता है? शेप एंड कलर। ठीक है, इससे हम वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये कैन बी रिमूव बाई हीटिंग। कैन बी रिमूव वाटर मॉलिक्यूल कैसे करते हैं? बाय हीटिंग। ठीक है, हमने वो एग्जांपल में करके भी दिखा लिया था, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये हमने क्या किया था, उसको हीट किया था तो ये रिमूव हो गया था। ठीक है, बाय हीटिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, हीटिंग करने से क्या होगा, जो कंपाउंड है अनहाइड्रेट हो जाएगा, अनहाइड्रियस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें अब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रेट नहीं है, ठीक है, अनहाइड्रेट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं उसमें वाटर दोबारा मिला दूं, ये हीटिंग था, अभी हीट किया, वो रिमूव हो गया, कैन बी रिमूव। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैंने वाटर दोबारा मिला दिया तो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि हाइड्रेशन भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये, अब अगला इंपोर्टेंस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या इंपोर्टेंस है इसके, कहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है, क्या हेल्प करता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो इसके क्या इंपोर्टेंस है, यूज इन मेडिसिन। कहाँ यूज होता है? पहले तो मेडिसिन में यूज होता है। जो मैंने अभी ग्रीन वेट्रियोल नहीं बताया था आपको, जो ग्रीन वेट्रियोल होता है वो जब कभी ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी है, तो उसका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पेन रिलीफ में यूज किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनते हैं, तो जिप्सम बोला था मैंने, तो उससे पीओपी बनती है, जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मटेरियल्स, ठीक हो गया, पीओपी बनता है, तो वहां उससे वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि इसमें आइडेंटिफिकेशन करने में भी मदद करता है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो इसके इंपोर्टेंस समझ में आ गया, पेपर में आएगा तो आप लिख सकते हैं चीज के इंपोर्टेंस। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपरों में छपता है, ये छपता है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हम केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम डेली लाइफ में हमने यूज करते हैं, हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये है अपनी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। अब कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, वो कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी रिएक्शन कैसी होती है, और कहाँ उनके एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, आपने नाम तो सुने होंगे, बट आपका यूजेस पता नहीं होंगे। ठीक है, यूज आप करते होंगे, बट आपको उसका नाम नहीं पता होगा, केमिकली नाम क्या रहता है ये आपको कम नहीं पता होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना, पहला हम कंपाउंड पढ़ेंगे, उसका नाम है बेकिंग सोडा। देखो बेक करने से आपको पता चला होगा कि कहाँ यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका जो केमिकली नाम है, ठीक है, जो कहते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, उसको कहते हैं सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अगर Na2CO3 होता तो हम सोडियम कार्बोनेट होगा, H जुड़ने से सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि नंबर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए NaHCO3। ठीक है, तो ये इसका यूज क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको कहते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला इसका ये है। आप देखो भाई, इसका कॉमन नेम क्या है, जो नॉर्मली कॉमन नेम क्या क्या होता है इसका, अब ये इसका जो है कॉमन नेम, बेकिंग सोडा जो मैंने बोल दिया, इसका कहते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये कैसे प्रिपेयर होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है,
तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पेपर में पूछेगा कि कैसे प्रिपेयर करके बताइए आप बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपेयर बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर, जो इसकी रिएक्शन है हम दूसरे पेज में लिखेंगे। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर फ्रॉम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब कि NaCl क्लोराइड, उसको कहते हैं हम NaCl। सोडियम क्लोराइड ये होता है यूजिंग द स्लोवी प्रोसेस, यूजिंग द सॉल्वी प्रोसेस। अब देखो ये क्या होती है हम बताते हैं। सॉल्वी प्रोसेस देखो, इसका एग्जांपल कैसे बनता है 3%। अगर मैं NaCl क्या करूं, NaCl हमने लेना है, इसमें किसकी रिएक्शन पे रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया प्लस H2। देखो भाई कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं अमोनिया, ये हो गया अपना वाटर, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन स्टार्ट कराई जाती है तो हमें क्या मिलकर बना मिलता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये इससे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये बाई प्रोडक्ट हो जाता है, बाकी का इंपोर्टेंट ये हमारा बन जाता है, इससे कहते हैं अपना बेकिंग सोडा। लिख देता हूँ मैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा ये हो, क्या क्या चाहिए बेकिंग सोडा में हमको, हाइड्रोजन चाहिए था, सोडियम और कार्बन है। तो सोडियम हमको NaCl से मिल गया, ठीक है, और CO2 और ये वो मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, कार्बोनेट बना दिया, CO3 बना दिया, ठीक है, और Na, और यहाँ से एक H गायब कर दिया। अगर हमने यहाँ से देखो कितने H है, टोटल 5 H है, और एक H यहाँ दे दिया, बचे कितने NH, ये देख NH4 और क्या बचा Cl हमारे पास बचा, तो ये क्या बन गया बाई प्रोडक्ट बन गया। दोबारा एक बार बता देता हूँ, हमसे देखिए Na कितने मेरे पास, ये Na मेरे पास यहाँ पे है, ओके। देखो यहाँ एक Na है, ठीक है, केमिकल बैलेंस, ठीक है, ये क्या बैलेंस केमिकल है, अभी तक तो सही चल रहा है, देखो NaN, ठीक है। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए फॉर्मूला पे, अब यहाँ पे H गिन लो कितने, 3 + 2 5 हो गए, एक H यहाँ दे दिया, बचे कितने 4, तो 4 मैंने यहाँ लगाने, ठीक है। जो हमारा मेन कंपाउंड है उसको बन गया, बाकी जो सब बचा बाई प्रोडक्ट उसको साइड में हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गया अपना H2, ठीक है, अपना H2 से 2 H, अगर यहाँ क्या बचा O, और यहाँ पे कितना है 2 O पहले से है, तो एक और 2 और एक और ऑप्शन मिल गया, कितना होगा P, तो उसने कार्बोनेट बना दिया, तो क्या मिल गया हमको NaHCO3 बेकिंग सोडा मिल गया, ठीक है, सोडियम बाई कार्बन, ठीक है, और NH4 से इसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। अब मैंने यूज किया अमोनियम क्लोराइड बनाने का, तो आप यही प्रोसेस करेंगे सेम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है भैया, सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम रिएक्ट फ्रॉम द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, क्या बनता है फ्रॉम फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये हो गया अपना सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में, कैसे होता है भैया, सॉलिड, इस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये कैसा होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। क्रिस्टलाइन पाउडर आने का क्या मतलब, अभी हमने पढ़ा है एयर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, ये क्या होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक होता है नेचर में। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, अल्कलाइन का मतलब लिखा आएगा, इसका मतलब क्या है, फेस, ठीक है। कैसा भाई, बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक अल्कलाइन इन नेचर। अगला है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है भाई, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी पूछ सकता है बेकिंग सोडा की, ये क्या क्या होता है, क्या है, ठीक है। और क्या रिलीज करता है, रिलीज, तो रिलीज क्या करता है, देखो क्या रिलीज कर रहा है, अब देखो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड और मिक्स विद एसिड। अगर मैं इसको इसके साथ हीट कर दूं, एसिड, समझ में नहीं आ गया, हीटेड कर दूं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, तो मैं इसको करूंगा हीट करूंगा, तो साथ मिक्स विद एसिड, ठीक है, और मिक्स करूंगा एसिड के साथ, हीट करूंगा तो क्या रिलीज करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिलीज, ये मैंने पूछ सकता है, ठीक है, रिलीज CO2 व्हेन हीटेड और मिक्स विद एसिड। जब एसिड मिक्स किया जाता है या उसको हीट किया जाता है, किसको, बेकिंग सोडा को, तो क्या रिलीज करता है, CO2 को रिलीज कर देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। याद, तो देखो कैसे हीट करता है, इसकी रिएक्शन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास क्या था, NaH, ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने केमिकल बैलेंस नहीं किया तो एक साथ ही लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने हीट कर दिया भाई, इसको मैं कर रहा हूँ हीट, तो क्या मिलेगा अपन को, Na2CO3, ठीक है, प्लस CO2 अलग हो जाएगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो H2 यहाँ से अलग हो गया और कुछ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए, जब हीट करा है, हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या क्रिस्टलाइन है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बन गया, समझ में आ गया, तो वाटर अलग हो गया और क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बन गया और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो रिएक्शन ये है, तो पेपर में आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। केस स्टडी आजकल तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आ सकता है कि एक लैब में एक बच्चे ने बेकिंग सोडा को हीट कर दिया, बेकिंग सोडा को हीट कर दिया, तो अब बताइए क्या होगा, तो आपको बोलना है
CO2 गैस रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और सोडियम कार्बोनेट उसमें फॉर्म होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? और वही चीज़ अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दूँ, तो सेम चीज़ रहेगी, ठीक है? तो देखो उसकी भी रिएक्शन अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaHCO3 मेरे पास पड़ा है, ठीक है? ये बेकिंग सोडा है। अगर मैं CH3CO ये एसिटिक एसिड होता है, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ, क्या फॉर्म हो जाएगा? CO2 प्लस H2O तो निकलेगा ही, क्योंकि हीट निकल रही है। ये क्या निकाल रहा है भैया? CO2 निकालेगा, ठीक है? अगर एसिड को इसमें डालेंगे तो क्या होगा उससे? एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है? प्लस CH3 सी एक सेकंड इसको काट लेते हैं थोड़ा-सा, क्या हो जाएगा अपना? CH3COONe, ठीक है? इसका यूज़ कहाँ होगा? अभी बताया जाएगा, जब चौथे चैप्टर पढ़ेंगे तो अब तब आपको पता चल जाएगा ये क्यों बना है, क्या होता है, ठीक है? ये होता है सोडियम एसिटेट, ठीक है? अब देखो ये, अब जो ये मेन रिएक्शन है, आपको पता तो हो गया रिएक्शन है, ठीक है? अगर अब आप देखो यहाँ से केस केस स्टडी कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? कि हमने एक ऐसी गैस बनानी है जो फायर एक्सटिंग्विशर में कवर करे, तो आपको बताना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है? तो दिस रिएक्शन यूज्ड द बेकिंग, क्लीनिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये रिएक्शन किसमें होती है? बेकिंग, क्लीनिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर में इनका यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन बेकिंग। देखो यहाँ से CO2 निकला नहीं होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है भाई? CO2 होता है, ठीक है? क्लीनिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे नहीं आगे समझ में, ठीक है? अब केमिकल रिएक्शन करते नहीं है, ये ऑब्वियसली जो फायर इंडस्ट्री में होते हैं उसके अंदर होता है। समझ में आ गया नहीं आया? यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड में पढ़ने हैं। अब तो बेकिंग सोडा चल रहा है, अभी 3-4 और है, ठीक है? तो मेनली इनका यूज़ ना हो जाता है भैया आपको मिक्स केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है? अब बेकरी में इसका यूज़ मेनली यूज़ होता है, ठीक है? बेकिंग लिख देता हूँ मैं, बेकिंग में, ठीक है? पहला यूज़ हो गया। दूसरा इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड में, क्योंकि क्या है बेसिक है। अगर ये बेसिक है तो किसमें आ जाए एंटासिड में इसका यूज़ किया गया, यानी कि रिलीव एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, यानी कि एसिडिटी को रिलीव करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता नहीं किया जाता, ठीक है? फायर एक्सटिंग्विशर हमने पहले लिख दिया है, दोबारा एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, क्लीनिंग एजेंट, ये हमने लिख दिया था क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है? क्या होता है? और नॉर्मली जो टूथपेस्ट में, ठीक है? इनमें इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है? बेकिंग सोडा फॉर्मूला अगर NaCO3 होता है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैसे बनता है? NaCl की सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक है? और ये इसके यूजेस हो गए, ठीक है? ये आप आपको सब आ गया होगा, ठीक है? इसमें बेकिंग सोडा में लगभग आपको सब आ गया होगा, ठीक है? जो अगला हमारा है अब अगला, ठीक है? जो अगला कंपाउंड हमें पढ़ना है, जो कंपाउंड बी हमें पढ़ना है, वो है अपना वॉशिंग सोडा। अगला बी, वो होता है अपना वॉशिंग सोडा, ठीक है? देखो वॉशिंग सोडा। अब ये क्या होता है भाई? पहले इसका मैं केमिकल नेम लिख लो और अदर जो नेम है इसके देखो, ये हो गया आपका कॉमन नेम। ये क्या हो जाता है? कॉमन नेम। ये क्या है भाई? कॉमन नेम है, ठीक है? केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो है अपना, जो हमने पढ़ लिया है, कार्बोनेट, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या था? Na2CO3 इनटू कितने मॉलिक्यूल होते हैं? NH2O, ठीक है? ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? ये क्या होगा? इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? ये केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है? इसका नॉर्मल कॉमन नेम क्या-क्या है? एक तो वॉशिंग सोडा है, दूसरा आप क्या बोल सकते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट, ये लिख दिया हमने, ठीक है? तीसरा आपको बोलते हैं सोडा एस, क्या कहते हैं? सोडा एस, ये इनके नाम है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वही प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे देखो, हम बना चुके हैं वॉशिंग सोडा को अपनी पिछली अभी रिएक्शन में, ठीक है? तो वही लिख देना है। तो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर आपको एक आता है तो धीरे-धीरे सब लिंक है, लगभग कुछ रिएक्शन लिंक है, ठीक है? फ्रॉम बेकिंग सोडे का, ठीक है? हम बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो अपने आप क्या बनेगा? NaHCO3 बाय हीटिंग। अब देखो भाई, एक बार में घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो बोलेगा कि पहले आप बेकिंग सोडा बनाओ, उसके बाद आप क्या बनाओगे? वॉशिंग सोडा बनाओगे। तो इतना लंबा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है? अगर डायरेक्ट वॉशिंग सोडा पूछे तो आप इसका हिट कर दो। हमने अभी पिछले उसमें कर दिया है देखो। हमने अभी यहाँ पे हिट करके दिखाया है, ये देखो। हिट किया तो क्या बन रहा है? Na2CO3, यही तो होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है? और उसमें वाटर के मॉलिक्यूल हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ठीक है?
तो देखो भाई इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन क्या रहेगी, देखो NaHCO3 पहले हीट कर देंगे। हीट का सिंबल कैसा था, या तो हीट लिख दो या तो सिंबल बना लो, मैंने दोनों बना लिया, आप देखो इसको दो। क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। समझ में आ गया, ये बन गया हमारा क्या, ये बस अभी पूरी तरह से नहीं बनाया, बीच में 10H2 भी लगाना है। समझ में नहीं आ गया, ये तो पहला स्टेप 1 था, पहला स्टेप। और तो सेकंड स्टेप है, उसको कहा जाता है आपका, मैंने बोला भी था, क्या कहा जाता है, रिक्रिस्टलाइज, यानी कि इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है नहीं है उसको वाटर मॉलिक्यूल लेके आए। ठीक है, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल कैसे लेंगे, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। Na2CO3 कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 10 चाहिए, 10 जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आप पूरी, अगर आप वॉशिंग सोडा आपको आया, अगर आप इतना लिख के आ गए कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है, अगर आपको व्हाट इज वॉशिंग सोडा और कैसे प्रिपेयर होता आ गया, तो लगभग 2 से 3 नंबर पूछा जाता है, तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, अगर आप प्रॉब्लम ऐसे लिख के आ, समझ आगे नहीं आ जाता। ठीक है, पहला स्टेप 2 स्टेप में की जाती है, पहले NaCO3 इसका बनाया जाता है, Na2CO3 बनाया जाता है, CO2 और H2 कैसे तो हमने पढ़ लिया। अगर आपको बेकिंग सोडा आता है तो ऑब्वियसली उसमें क्या जोड़ देना, 10H2 जोड़ देना, Na2CO3 इंटू 10H2। समझ आगे नहीं आ गया, तो आई होप आपको इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमें अगला पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में हमने बता दिया था कि कैसे वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, कैसे हीट कर, सबसे पहले 2 स्टेप हमने पढ़ लिया है। एक हीट करके, पहले आप हीट करेंगे किसको, बेकिंग सोडा को हीट करा जाएगा। ठीक है, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा, जो हमें प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और पूरा वॉशिंग सोडा इंटू 10H2। ठीक है, हमें वॉशिंग सोडा मिल गया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वॉशिंग सोडा की। पहला, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें पड़े हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और वाटर में सॉल्युबल होता है। दूसरा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है वो होता है आपका 7 से बड़ा, यानी क्या होगा, एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू होती है, वो बड़ी होती है किससे, 7 से। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, हैज 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी कि वाटर। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, मेनली रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या क्या है। ठीक है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हैज 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2, एल्कलाइन इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूजेस, जो अगला टॉपिक है अपना, यूजेस, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखो इसका पहला यूज क्या कहता है, पहला यूज क्या है, मेनली इसको यूज लॉन्ड्री डिटर्जेंट, यानी कि आप जहाँ कपड़े धोने वाले होते हैं वहाँ पे कपड़े धोते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, रिमूव डिट एंड दिस, यानी कि गंदगी निकालने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट के उसमें यूज किया इसलिए है, कपड़े धोने का काम। ठीक है, ये यूज किया जाता है। क्या करता है भाई, से हेल्प रिमूव डिट एंड ग्रीस, यानी कि गंदगी जो ऑयल लगा पड़ा है कपड़ों में वो निकालने का काम आएगा। ठीक है, सॉफ्टनेस हार्ड वाटर, सॉफ्टनेस हार्ड वाटर, इसका मतलब क्या है, ये सॉफ्टनेस ऑफ हार्ड वाटर का मतलब है कि जो हार्ड वाटर होता है वो सॉफ्ट करने का काम है। यदि आप डिटर्जेंट इस फॉर्म में अगर माना उस पानी में कपड़े नहीं धो लेते, उस पानी में सोप नहीं खुल पाता, तो वहां इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी कि उस वाटर को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करना है। अगला है इसका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जहाँ ग्लास बनते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चर। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यूज ना मेकिंग ग्लास, क्या लिख सकते हो, यूज इन मेकिंग ग्लास और सोप एंड पेपर, पेपर बनाने में, सोप बनाने में भी इनका यूज होता है। ठीक है, एज ए क्लीनिंग एजेंट भी है, हमें पहले बता दिया, हेल्प जो गंदगी है उसको मिटाने के लिए क्लीनिंग एजेंट भी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, डाई करने के लिए, पेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लिख ले सकते हैं आप अपना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जितने से जितने ज़्यादा आपको यूजेस बताऊंगे, आप उनमें से बेस्ट बेस्ट आप अपने सेलेक्ट करके लिख सकते हैं ना, उसको याद रह जाएंगे आपको। ठीक है,
प्रिंटिंग फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता है, यूज़ इन डाई डाई करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो पेपर में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? या ऐसा पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में डिफरेंस। तो वॉशिंग सोडा भी हमने बता दिया, बेकिंग सोडा भी दोनों दोनों की जो है आपका प्रॉपर्टी को डिफरेंस कर सकता है, आपको डिफरेंसेस उनके बीच के लिख सकते हो आप, ठीक है? पहले उनका फॉर्मूला आ जाएगा, केमिकल नेम में डिफरेंस कैसा है, नेचर कैसा है, यूज़ कहाँ का होता है और वाटर क्रिस्टलाइजेशन यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बेस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दोनों तो मैंने बता दिए पहले, ठीक है? अब जो हमें अगला अपना पढ़ना है वो है सी, वो रहेगा अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग सुना होगा ना ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? इसको कहते हैं अब नॉर्मली इसका नाम क्या-क्या होता है भैया देखो, ये कॉमन नेम क्या होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर ही है। इसका फॉर्मूला होता है CaO Cl2। तो इसका हो गया फॉर्मूला CaO Cl2, ठीक है? और इसका जो अपना हमें केमिकल जो नेम पढ़ना है वो क्या है, इसका केमिकल नेम क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम। ये पूछ सकता है, ठीक है? कैल्शियम हाइपो क्या रखना है? हाइड्रो नहीं, हाइपो क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है? CaO Cl2 याद रखना, कैल्शियम हाइपो है, हाइपो क्लोराइड। ये इसका हो गया अपना केमिकल नेम, ठीक है? फॉर्मूला ये है केमिकल, कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब जो हमें पढ़ना है इसका कैसे, जो मेन हम पढ़ते हैं हर बार कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? तो देखो भैया कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब क्या करते हैं, कैसे ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते समय क्या करते हैं कि इसको हम जो क्लोरीन गैस है ओवर ड्राई स्टर लाइन, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड पढ़ा है ना आपने, तो वहाँ से इसको पास कराया जाता है, ठीक है? तो कैसे मैं पहले लिख लेते हैं, मतलब कैसे बनता है उस टाइप से। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। देखो क्लोरीन गैस किससे पास करनी है अपन को? क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग लाइन, स्लैग लाइन से हमें क्या पास करना है? अगर हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे, ठीक है? स्लैग लाइन का फॉर्मूला क्या होगा अपना? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ड्राई, हमने बताया था ना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है? ये होता है स्लैग लाइन, ठीक है? तो देखो भाई जब हम पास करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, क्या प्रिपेयर होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या कहते हैं, CaOH की होल ड्राई, ये अपना, ठीक है? इसमें से क्या पास करना है अपन को? Cl2 गैस अगर हमने पास कर दी, ठीक है? ये क्या हो जाएगा CaOCl2 और H2 इससे बाहर, क्या हो जाएगा? वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या रिजल्ट मिला भैया, आपने पहले स्टेप में अपने आप रिजल्ट क्या मिल गया कि इससे हमें रिजल्ट मिलता है कि ब्लीचिंग पाउडर हमारा फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं अपना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये क्या अपना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? तो कैसे याद रखना है इसको, जब भी स्लैक लाइन यानी कि CaO की होल ड्राइस, ठीक है? इससे क्या पास किया जाएगा? Cl2 गैस पास की जाएगी, किस फॉर्म? गैस फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पे लिख लो। तो क्या बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है और H2O इसमें बाय प्रोडक्ट, ठीक हो गया? ये रहा केस। ये कैसा होना चाहिए अपना? ड्राई। अब देखो ये, अब जो हमें इसका नेक्स्ट पढ़ना है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देखो ये पहली प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? व्हाइट, कैसा होता है? व्हाइट पाउडरी सॉलिड होता है, यानी पाउडर जैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है? क्या होता है? सॉलिड, ठीक है? और इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है? तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है? ऑक्सीडाइज करने का काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है? कि आपके उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको यार अपना स्मेल और क्लोरीन, इसमें क्या आती है? स्मेल आती है क्लोरीन की, स्मेल ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन से विंकर बना है, ठीक है? चौथा, अब देखो अगर इसको हम पानी में मिलाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑब्वियसली क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी, तो रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब पेपर में पूछ सकता है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालेंगे तो कौन सी गैस रिलीज हो, ठीक है?
तो याद रखिए कौन सी गैस आती है, क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस में रिलीज हो जाती है, क्लोरीन गैस व्हेन रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। हाँ देखो भाई, ये तो हो गया इसके तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या थी, किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्मेल्स ऑफ क्लोरीन की स्मेल आती है, और रिलीज क्लोरीन गैस रिलीज आती है तब उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में। तो अब हमें जो इसका नेक्स्ट पढ़ना है वो है अपना यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस ऑफ, इस टॉपिक में से जो केमिकल कंपाउंड पढ़ाए हमने, गारंटेड है कि इसमें कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर पहले इनके फॉर्मुलेशन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, इनके सारे फॉर्मूले क्या है वो याद करना है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसके बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर, आप स्टेप वाइज को पूरा याद करेंगे। देखो इसका यूजेस लिख देते हैं। ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है टेक्सटाइल, देखो पहला हम लिख देते हैं ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, टेक्सटाइल यूज इन द टेक्सटाइल, यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स, जो भी आपका कपड़ा है उसको ब्लीच करने के लिए, फैब्रिक्स एंड क्लोथ, ठीक है। अब ब्लीच करके उसको क्या बनाएंगे, वाइटनर बनाएंगे, वाइटनर यानी कि वाइट, ठीक है, एंड थी बनाने के इसका यूज किया जाता है। दूसरा हमें क्लीनिंग एजेंट, आप अपने घर के आगे से देखोगे साफ सफाई में किसका यूज किया जाता है, नॉर्मली घर पे जब उसका आई लग जाती है, जैसे कालापन पड़ जाता है तो लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, ठीक है, साफ सफाई के लिए, इंडस्ट्री हाउस होल्ड, ठीक है, तो वहाँ पर अपने सरफेस को क्लीन करने के लिए क्या डालता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है। दूसरा हाउस होल्ड में यूज होता है क्लीनिंग एजेंट है, वो लिख देते हैं क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, हाउस होल्ड में यूज किया था, मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा, अच्छा, जो ब्लीचिंग पाउडर से एक चीज हो रहा है कि सीएल गैस रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर हमको सीएल टू गैस चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होगा, नहीं होगा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस, यानी कि सीएल क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस चाहिए तो ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, हम इसको पानी में डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर, तो कौन सी गैस निकल जाती है, क्लोरीन गैस, ठीक है। अब देखो भाई, एक और इंपोर्टेंट इसका बहुत पीछे लिख लेते हैं, चौथा, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज किया जाता है, इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फंगिसाइड होते हैं, कैसे याद किया जाता है, समटाइम्स, समटाइम्स यूज एज ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के फॉर्म में इसका किया जाता है, और फंगिसाइड, फंगिसाइड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम सर्टेन डिजीज, क्रॉप फ्रॉम सर्टेन डिजीज, अब कोई भी डिजीज आ रही तो उनसे उस मात्रा में कम हो सके वो डिजीज, तो उसका यूज किया जाता है एज ए फॉर्म, किसके फॉर्म में, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, ठीक है। माना कुछ फंगस लग गया या कुछ कीड़े मकोड़े इस टाइप से लगे तो हम ये डाल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और हम वाटर के साथ रिएक्शन करा के क्या निकल सकता है, CO2 गैस बस गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। और मेनली जो अब एक नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट, हम लिख लेते हैं, ठीक है, नोट क्या लिखना है, इसमें यूज करने से पहले इसके सेफ्टी प्रिकॉशन भी होते हैं, ठीक है, क्या क्या आप सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें रखेंगे, ठीक है। आप जब भी इसमें क्लोरीन गैस सब रिलीज होगी, जब माना कोई आप कुछ वर्क कर रहे हैं क्लोरीन, तो आपको इनहेल नहीं करना है, ठीक है। ये क्या लार्ज क्वांटिटी में अगर इनहेल कर देता है आपको बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन गैस रिलीज कैन बी हार्मफुल द इनहेल इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ, अवॉइड इनहेलेशन, क्यों, क्या कारण है, ये जो क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस, इससे कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस होती है, कैन बी हार्मफुल, हार्मफुल इन इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जब आप लार्ज क्वांटिटी में इसको इनहेल कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है। और आपकी बॉडी या लंग्स को कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक है। और नॉर्मली इसको आप अच्छे, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ये तो अवॉइड इनहेलेशन, ठीक हो गया। अगला आप इसको स्टोरेज, मेनली आप स्टोरेज कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इसका स्टोरेज कहाँ किया जाता है, मैं लिख देता हूँ स्टोरेज, स्टोरेज करते समय भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टोरेज शुड बी स्टोर इन, शुड बी, शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल
और है कूल एंड ड्राई प्लेस, कूल ड्राई प्लेस, ठीक है। और ड्राई प्लेस में क्योंकि मॉइस्चर से इसको बचा रहे हैं, मॉइस्चर लग जाएगा तो यानी कि H2 और ऐसे भी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो मैंने क्या तो तब मॉइस्चर से लगाने के लिए ठंडे और ड्राई प्लेस में इसको रखा जाए, सूखी जगह में रखा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल आपको पेपर में दिख जाएगा, चाहे 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे 1 नंबर में पूछे एमसीक्यू में, 2 नंबर में, 3 नंबर में तो पूछ सकता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये टॉपिक अपना नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी कहते हैं, पुट्टी लगाना कहते हो, नहीं कहते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आजकल पीओपी की छतें बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी, ये तो नॉर्मल नाम हो गया, कॉमन नेम पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल नेम होता है आपका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड। अब देखो हेमी का मतलब ये हो जाएगा, हेमी मतलब आधा, हेमी स्पिरिकल सुना है ना, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमी मतलब आधा, तो हाफ H2O। अब हाफ H2O नहीं बोला तो क्या बोल दिया, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसका केमिकल नेम हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम पीओ, ठीक है। अब जो हमें वही मेन पढ़ना है, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो प्रिपरेशन या फॉर्मेशन हमको जो लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट वगैरह होगा, ठीक है। अब देखो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, हम जब जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम को जब हीट किया जाता है तब उससे कुछ वाटर, आप कोई चीज को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तब क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है। अब जिप्सम क्या होता है भाई, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, पीओपी इज मेड बाई हीटिंग जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। इसका जिप्सम होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2, देखो इसको गर्म करके इसको वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तब तो कितना चले जाओ, अब हाफ हाफ बचा नहीं बचा पीओपी में, तो याद रखना, तो इसको कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये कितने हैं भाई, ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो गया, डाइहाइड्रेट, जैसे हाइड्रेट हमने जोड़ लिया, ठीक है, वही चीज था, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, आधा था तो हेमी, ठीक है। और क्या होगा, टू रिमूव पार्ट ऑफ इट्स वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, देखो और जो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा जब उसको हीट करेंगे, तो देखो हम लिख लेते हैं CA डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन लिखने को आती है, ये और कहेगा बनाओ केमिकल रिएक्शन को, पीओपी क्या होता है, ठीक है, और कैसे बनता है, और केमिकल रिएक्शन बताओ तो किससे बन रहा है, ठीक है। हम हीट, इसको हम जिप्सम कहते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ जिप्सम, ठीक है। और हमने इसको हीट कर दिया, हीट का साइन ये होता है, ठीक है। आप हीट भी ले सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, क्या बनेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, ये बन गया अपना पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पीओपी बन गया। और निकला क्या भैया, कितना वाटर उड़ गया, 1/2 H2, या आप ऐसा लिख सकते हो 3/2 H2, आप जो मिल गया, ठीक है। देखो हाफ ही तो, हाफ इधर बचा, ठीक है, 1 और हाफ इधर 2 हो गया, नहीं हो गया, पूरा ही बना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा कितने डिग्री पे हीट किया जाता है ये तो पता होना चाहिए, तो आप सिर्फ हीट नहीं लिखते, आपको डिग्री भी लिख देनी है, कितने डिग्री पे हीट किया जाता है, 150 डिग्री पे इसको हीट किया जाता है, 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और तभी वाटर लूज होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको दोबारा इसमें वाटर दे दूं, अब देखो इस प्रोसेस पे आ जाता है, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल भी कहा जाता है, ये कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही हो जाती है, यानी कि अगर मैं अब जो पीओपी बन गया इसमें वाटर चला दूं दोबारा, देखो कैसे कहते हैं इसको, अगर रिवर्सिबल करें आगे को, अब मैं मेरे क्या बना CaSO4 एंड हाफ H2, अगर मैं इसमें क्या कर दूं भैया, कितना पानी चलाना है, 1/2 H2 पानी अगर दे दिया, जो निकला था उतना ही पानी मैंने डाल दिया, मॉलिक्यूल डाल दिए, तो क्या बनेगा, दोबारा सब क्या बन जाएगा भैया, जिप्सम। तो पेपर में आ सकता है भैया पीओपी से जिप्सम बनाओ या जिप्सम से पीओपी बनाओ, तो आप देख लो भैया दोनों फॉर्म मैंने बता दिए हैं, ये अपना जिप्सम बन गया, ये अपना पीओपी जो बना था उसमें मैंने कितना वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, जितने निकले थे उतना वाटर को डाल दिया, तो क्या बन गया जिप्सम। आई होप आपको इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी कि दोबारा जिप्सम से, दोबारा पीओपी से जिप्सम बना देना क्या हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी, यानी कि रिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, या आप रिहाइड्रेशन बोलो, आप अगर पेपर में डायरेक्ट लिखा गया कि जिप्सम का पीओपी का रिहाइड्रेशन करके क्या बनता है, आप बोलोगे जिप्सम, यानी कि हाइड्रेट दोबारा कर जाएंगे, दोबारा फ्रॉम वाटर निकाल, ठीक है, तो जिप्सम बन जाएगा, जितने मॉलिक्यूल उसमें उड़ गए थे वाटर के उतना ही बन गया, ठीक है। अब अगला है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, लिख लेते हैं पीओ। देखो ये क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज इसकी, पहले में ये क्या था, व्हाइट पाउडर होता है पहला, व्हाइट पाउडर, कैसा था भाई, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है, इन ड्राई फॉर्म, इन ड्राई फॉर्म,
ड्राई फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये रहता है ऑब्जर्व वाटर, क्या करता है वाटर को ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियसली वाटर ऑब्जर्व व्हेन वी स्पीक वाटर, हम इसको वाटर के सामने लेकर क्या करता है वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और क्विक सीटिंग होता है एंड डिसाइड इन द मिनट। अच्छा अब देखो जब भी आपने देखा है कभी किसी का हाथ अगर टूटा हो तो डॉक्टर क्या करता है ये प्लास्टर चढ़ाता नहीं चढ़ाता है, तो अच्छा पहले क्या करता है हल्का सा गीला-गीला सा रहता है, ठीक है? और जैसे ही उसमें से पानी उतरता है क्या होता है बहुत टाइट सा हो जाता है नहीं हो जाता, उसको क्विक सीटिंग कहा जाता है, जल्दी बैठ जाता है, जल्दी बैठ जाने की अपनी स्ट्रक्चर जल्दी से क्या होता है पूरा-पूरा पानी अपने जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है? 7 मिनट ऑलमोस्ट सॉलिड खाना जल्दी सॉलिड बन जाता है, ठीक है? तो देखो भैया इसको दूसरा क्या कह सकते हैं क्विक सीटिंग, जल्दी बैठना, बैठने का मतलब इस फटाफट वो पूरे अभी लिक्विड फॉर्म में है। यस? हाँ, ठीक है। क्विक सीट, ठीक है? जल्दी बैठ जाना। 30 मिनट्स एंड फॉर्म सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है फिर सॉलिड के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है? हीट रेजिस्टेंस होता है सम एक्सटेंट, यानी कि हीट का रेजिस्टेंस करता है, ठीक है? हीट रोकता है, ठीक है? कुछ कंडीशन में, ठीक है? अब अगला है हमारा इसका यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेस ऑफ पीओ कहाँ-कहाँ इसका यूज़ किया जाता है? फॉर कास्टिंग एंड मोल्डिंग मतलब देखो पहला है फॉर कास्टिंग एंड मोल्डिंग मीन्स यूज्ड इन क्रिएटिंग कार्ड्स फॉर देखो जब कभी हड्डी-हड्डियाँ टूटी होंगी तो क्या लगा ले डॉक्टर प्लास्टर लगाता है नहीं लगाता और जल्दी क्या होता है सॉलिड हो जाता है तो उसको आप सेट करने के लिए हड्डी को उस जगह पे सेट करने के लिए तो इनका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं फॉर कास्टिंग एंड मोल्डिंग ठीक है? ये याद रखना। इन कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है देखो यूज्ड टू मेक स्मूथ सरफेस यूज्ड टू मेक स्मूथ सरफेस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है? वॉल कोटिंग आजकल वॉल पे लगाते नहीं लगाते कोट, सफेद कोट, वॉल कोटिंग ठीक है? एंड डेकोरेटिव एलिमेंट बहुत सारे डेकोरेटिव एलिमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है? मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्रिएटिव एलिमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्ट एंड देखो इन आर्ट में इसका यूज़ किया जाता है यूज़ द मेकिंग स्टैच्यू ठीक है? यूज़ द मेकिंग मूर्तियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है, स्टैच्यूज़ ठीक है? इन मेकिंग चॉक, चॉक देखते हो नहीं देते हो? अब तो चॉक का ज़माना नहीं रहा है, तो मार्कर है या तो अब डिजिटल पैनल आ गए हैं, मेकिंग चॉक्स। तो पहले आती है ना चॉक्स स्कूलों में, देखी होगी आपने, राइटिंग जो चॉक होती है, यूज़ इन मेकिंग ऑफ चॉक ऑफ चॉक फॉर राइटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीओपी के यूज़ क्या-क्या है, ठीक है? हमने जिप्सम भी पढ़ लिया है, जिप्सम की प्रॉपर्टी क्या-क्या होती है, हमको पता ही चल गया, ठीक है? अब जिप्सम के कुछ यूजेस होते हैं, कैल्शियम हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया CaSO4 इंटू 2H2O ठीक है? जिप्सम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्व होता है, मिनरल सॉल्युबल इन वाटर होता है, डिहाइड्रेट फॉर्म होता है, सोलिन ऑयल अच्छा, 1-2 कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो जिप्सम की जो याद करने वाली हैं, ठीक है? नोट करके लिखना होगा, इम्पोर्टेंट नोट। जिप्सम होता है, याद रखना भाई, जो जिप्सम होता है, जिप्सम इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल और यूजेस क्या-क्या है इसके? मेनली एक तो में क्या है, आपका फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे लिख लो भैया, यूजेस में आ जाएगा आपका यूज़ इन फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र, ठीक है? इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका CaSO4 ठीक है? कैल्शियम और सल्फेट है नहीं है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी पेड़-पौधों को प्लांट को तो उसको दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ यूज़ कर दिया जाएगा इसको, ठीक है? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, सीमेंट में जब एडेड करेंगे तो उसका कंट्रोल्ड सीटिंग टाइम एक टाइम से वो सीमेंट अपनी जगह पे बैठ जाए, तो वहाँ पर तभी यूज़ किया जाता है, ठीक है? मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर कास्ट के फॉर्म में, ठीक है? जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, हमारी जो टूटी हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने में, ठीक है? और एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है? और एक कैल्शियम अगर प्रोवाइड करवाना हो, न्यूट्रिशन अगर सॉइल को देनी हो तो उसका यूज़ किया जाता है, इसका छिड़काव कर दिया जाता है। और कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है जिप्सम बोर्ड्स, ड्राई वॉल बनाने में, ठीक है? और मेकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने पहले पढ़ दिया। तो इसके यूजेस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा।